हेलो गाइस, वेलकम टू मशीन लर्निंग टेक्निक्स वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 का, जिसका नाम है डिसीजन ट्री लर्निंग। डिसीजन ट्री के बारे में मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज इन डिसीजन ट्री। जो डिसीजन ट्री के अंदर हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं वो है रूट नोड, स्प्लिटिंग डिसीजन नोड, लीफ या टर्मिनल नोड, प्रूनिंग, ब्रांच और सब ट्री, पेरेंट एंड चाइल्ड नोड। ठीक है, ये पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड नोड है, ये रूट नोड है। रूट नोड क्या होती है? ये एंटायर पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है सैंपल का, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में। जब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं डिसीजन नोड बनता है, डिसीजन नोड बनता है। ये डिसीजन नोड क्या होता है? जब एक सब नोड स्प्लिट होती है दो फर्दर सब नोड्स के अंदर, तो उसको हम स्प्लिटिंग नोड बोलते हैं। एक सब नोड है, वो दो स्प्लिटिंग नोड्स के अंदर स्प्लिट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे डिसीजन नोड्स। डिसीजन नोड को फर्दर हम स्प्लिट करते हैं तो टर्मिनल नोड्स बनती है, डिसीजन नोड बनती है। टर्मिनल नोड कौन सी होती है? लीफ नोड होती है हमारी। ठीक है, डिसीजन नोड का जो लीफ नोड होगा उसको टर्मिनल नोड बोल देते हैं। अब ये एक अलग सब ट्री है, अलग सब ट्री है, मीन्स ब्रांच सब ट्री, ये दूसरी ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए टर्म यूज हो जाता है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए नोड इनटू टू सब नोड्स। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए नोड इनटू टू सब नोड्स को हम स्प्लिटिंग बोलते हैं। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है? प्रूनिंग मतलब ये अपोजिट होती है स्प्लिटिंग का। ठीक है, ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं डिसीजन ट्री के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्यों हम डिसीजन ट्री को यूज करते हैं। समझते हैं डिसीजन ट्री के यूज करने के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहली वजह यह है कि इट कैन बी विजुअलाइज्ड एंड इज सिंपल टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड। इसको हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं और इसको समझना और इंटरप्रेट करना काफ़ी इजी होता है। दूसरा, इट रिक्वायर्स लेस डेटा प्रिपरेशन। ये बहुत कम डेटा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट रखता है। जो हमारी कॉस्ट ऑफ यूजिंग द ट्री होती है ना, जो इसको यूज़ करने की जो कॉस्ट होती है वो हमारी लॉगरिथमिक आती है फॉर प्रोडक्टिंग डेटा, एंड इट कैन हैंडल बोथ कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा। ये दोनों तरीके की डेटा को हैंडल कर सकता है, कैटेगोरिकल भी और न्यूमेरिकल भी, और ये मल्टी आउटपुट प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर सकता है, इसलिए हम डिसीजन ट्री को यूज़ करते हैं। दूसरा, इसको हम वाइट बॉक्स मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो आउटपुट्स को क्या करता है, दो कंडीशंस इसके अंदर होती है, यस और नो, और ये दो आउटपुट्स देता है। एग्जांपल यस और नो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हाउ डू वी एक्सप्रेस डिसीजन ट्रीज। तो डिसीजन ट्रीज जो होती है वो क्लासीफाई करते हैं इंस्टेंसेस को। कैसे क्लासीफाई करते हैं? बाय शॉर्टिंग देम डाउन। उनको सॉर्ट करते हैं, और कहाँ से सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं? रूट से लीफ नोड की तरफ सॉर्ट करते हुए आते हैं, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन ऑफ जो हमारी इंस्टेंसेस है वो हो जाती है, इंस्टेंसेस का क्लासिफिकेशन हो जाता है। जैसे ये एग्जांपल है आपके पास, इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि मतलब सनी है वेदर या रेनी है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड के हिसाब से रेन होनी है या नहीं होनी है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डिसीजन ट्रीज को एक्सप्रेस करते हैं। बात करते हैं वेरियस डिसीजन ट्री लर्निंग एल्गोरिथम्स की। तो बेसिकली तीन टाइप्स के डिसीजन ट्री लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास, ID3, C4.5 एंड कार्ड। अब इनको एक करके पढ़ने वाले हैं और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम साथ में कवर करते चलेंगे। ID3 को हम इटरेटिव डायक्टोमाइजर भी बोलते हैं, डायक्टोमाइजर 3 बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? इट इज़ यूज टू जनरेट ए डिसीजन ट्री फ्रॉम अ डेटा सेट। ये डिसीजन ट्री जनरेट करता है डेटा सेट के अंदर। ये टॉप डाउन और ग्रिडी सर्च यूज़ करता है ताकि ये डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट कर पाए, और ये कैटेगरिकल एट्रीब्यूट्स को ही एक्सेप्ट करता है। हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है ना इसके अंदर, हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन एट्रीब्यूट इट सेलेक्टेड एज द टेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द करंट नोड। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस समझते हैं। एडवांटेज क्या है? ये पूरे डेटा सेट को एक ही बार में सर्च कर लेते। इट सर्च होल डेटा सेट टू क्रिएट द होल ट्री। मीन्स सारे डेटा सेट को सर्च करता है ताकि ये होल ट्री को बना सके। मीन्स इसका दूसरा जो हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि इट बिल्ड्स शॉर्ट एंड फास्ट ट्री। ये शॉर्ट और फास्ट ट्री बना देता है। ठीक है, तीसरा जो है कि ये लीफ नोड को फाइंड आउट करता है और नंबर ऑफ टेस्ट को रेड्यूस कर देता है, क्योंकि डेटा प्रूवन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और जो इट इज़ यूज टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल प्रेडिक्शन रूल्स। ये जो ट्रेनिंग डेटा यूज होता है इसके अंदर, दैट इज यूज टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल प्रेडिक्शन रूल्स। ये इसका एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, फॉर स्मॉल सैंपल्स के अंदर डेटा या तो ओवरफिट हो जाता है या ओवर क्लासीफाई हो जाता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, डिसीजन लेने के लिए
ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि एक एट्रीब्यूट को ही टेस्ट कर सकते हैं हम एक इंस्टेंट के लिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तीसरा है, ये ओवरली सेंसिटिव होता है लार्ज नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज़ के। अगर हम इसके लिए बहुत सारे इनपुट वैल्यूज़ प्रोवाइड करा देते हैं तो ये ओवरली सेंसिटिव हो जाता है। ये इसका तीसरा डिसएडवांटेज है। आई होप आपको ID3 समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ अच्छी से आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिसीजन ट्री लर्निंग एल्गोरिथम की, जो है C4.5। ये ID3 का ही एक्सटेंशन होता है जो कि डिसीजन ट्री को जनरेट करने के काम आता है। इट इज यूज्ड टू जनरेट ट्री दैट आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। ये उस टाइप्स के डिसीजन ट्रीज को बनाता है जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इसीलिए इसको हम स्टैटिस्टिकल क्लासीफायर भी बोलते हैं। ये बोथ कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ डील कर सकता है, और ये ट्री प्रूनिंग प्रोसेस को भी इनेबल करता है, परफॉर्म करता है, ताकि हमारा जो ट्री बने वो स्मॉल बने। इसके एडवांटेजेस समझते हैं। एडवांटेजेस क्या है? ये ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है, इसको हम ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैन हैंडल बोथ कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूस वैल्यूज़, और मिसिंग वैल्यू एट्रीब्यूट्स के लिए भी ये अच्छा साबित होता है और उनके साथ अच्छी तरीके से डील कर पाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर स्मॉल वेरिएशन हो जाता है हमारे डेटा के अंदर तो हमारा सारा डिसीजन ट्री जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर अगर ये स्मॉलर ट्रेनिंग डेटा सेट हमारे पास है तो उसके ऊपर ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है। और यही डिफरेंस होता है ID3 और C4.5 में। और C4.5 ID3 से काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और एफिशिएंट होता है, ताकि हम स्मॉलर डिसीजन ट्रीज को बिल्ड कर पाएँ। इस वजह से डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में बात करते हैं हम अपने अगले एल्गोरिथम की, जिसका नाम है कार्ट। इसको हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री भी बोल सकते हैं। ये दोनों तरीके के यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ट्रीज को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन ट्रीज, जो हमारा ट्री होगा क्लासिफिकेशन ट्री, उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय कार्ड यूजिंग बाइनरी स्प्लिटिंग। इसके अंदर बाइनरी स्प्लिटिंग होती है ताकि हम क्लासिफिकेशन ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकें। ग्रीन इंडेक्स जो होती है वो यूज़ की जाती है स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट्स के लिए। मीन्स ग्रीन इंडेक्स क्या होता है? उससे हमारे जो स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उनको सेलेक्ट किया जाता है कार्ड के अंदर, और इसकी स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग एवरेज होती है, और ये कंटिन्यूस और नॉर्मल एट्रीब्यूट डेटा को सपोर्ट करता है। ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं कार्ड की। एडवांटेजेस कार्ड की देख लेते हैं। ये मिसिंग वैल्यूज़ को ईजिली हैंडल कर सकता है, ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉक्सी स्प्लिट्स होती हैं। दूसरा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स। मीन्स ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स का यूज़ करता है। ये वेरिएबल सिलेक्शन को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेता है, और इसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर इंटरेक्शन ये ईजिली इस्टेब्लिश कर सकता है। अब इसकी एडवांटेजेस होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके अंदर अनस्टेबल डिसीजन ट्रीज बनते हैं, और एक ही वेरिएबल को हम स्प्लिट कर सकते हैं इसके अंदर। और तीसरा, ये पैरामेट्रिक एल्गोरिथम नहीं है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिसीजन ट्रीज इन डेटा माइनिंग। एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे डिसीजन ट्रीज के डेटा माइनिंग के अंदर? ये ई-कॉमर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को प्रोड्यूस कर सकें। इंटेलिजेंट व्हीकल्स को बनाने में काम आता है। मेडिसिन के लिए काम आता है। बिजनेस के लिए काम आता है। बिजनेस में क्या काम होता है इसका? बिजनेस में हम प्रोबेबिलिस्टिक बिजनेस मॉडल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं डिसीजन ट्रीज के बेसिस पर। ये इसके एप्लीकेशंस हैं डिसीजन ट्री। फिर हम बात करते हैं कौन कौन से हम एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स यूज़ करते हैं डिसीजन ट्रीज के अंदर। तो बेसिकली हम 3 टाइप्स के एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स को यूज़ करते हैं। पहला है एंट्रोपी, दूसरा इन्फॉर्मेशन गेन, तीसरा है गेन रेशियो। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ रेफ़र करें क्वेश्चन नंबर 3.6 अपने क्वांटम का, ताकि आप इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएँ। मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये हमारी रिविजन वीडियो है, इसमें सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाऊँगा। मीन्स बेसिक इसके बारे में बता पाऊँगा मैं आपको। तो एंट्रोपी क्या होता है? ये मेजर होता है अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद अ रैंडम वेरिएबल। इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन गेन जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन गेन एंड द न्यू रिक्वायरमेंट। ये इसका डिफरेंस होता है। गेन रेशियो जो होता है ये बाइज होता है बहुत सारे टेस्ट के लिए, ठीक है। ये आप अपने क्वांटम से प्लीज पढ़ लीजिएगा। गेन रेशियो ऑफ ए इक्वल्स टू गेन ऑफ ए डिवाइड बाई स्प्लिट्स इन्फो ऑफ डी। स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट इसके अंदर क्या होता है? जो मैक्सिमम गेन रेशियो का वाला एट्रीब्यूट होता है उसको हम स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारे एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स होते हैं डिसीजन ट्रीज को हम यूज़ हो रहे हैं। और ये वाला आप प्लीज़ रेफ़र कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन 3.6 अपने क्वांटम से।
हेलो गाइस, अगर अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव बाइस विद इंडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि इंडक्टिव बाइस क्या होता है। इंडक्टिव बाइस रेफर्स टू द रेस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज्ड बाय द अजम्पशंस मेड इन द लर्निंग मेथड। इंडक्टिव बाइस उन रेस्ट्रिक्शंस को रेफर करता है जो कि हमारे एजम्पशंस से इम्पोज्ड हुए हैं मेड इन द लर्निंग मेथड। ठीक है, इंडक्टिव बाइस को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इंडक्शन परफॉर्म करने के काम आता है ताकि ये जनरलाइज कर सके हमारे फाइनाइट सेट को या अनसीन डेटा को। ठीक है, ये हमारे अनसीन डेटा को भी जनरलाइज करने के काम आता है। इंडक्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर, इंडक्टिव बाइस के अंदर एक कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रेफर करूँगा कि आप एक बार क्वेश्चन नंबर 3.9 अपने क्वांटम का ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं बहुत सारे लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हम इंडक्टिव बाइस में यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो लर्निंग एल्गोरिथम हम इंडक्टिव बाइस में यूज़ करते हैं वो है रोड लर्नर। रोड लर्नर क्या कहता है, ये स्टोर करता है हर ऑब्जर्व ट्रेनिंग एग्जाम्पल को मेमोरी के अंदर। अब जो सब्सिक्वेंट इंस्टेंसेस आ रहे हैं उनको ये क्लासीफाई करता है बाय लुकिंग अप इन द मेमोरी। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम इज़ फाउंड इन मेमोरी, जो हमारा इंस्टेंस अगर वो मेमोरी के अंदर मिल जाता है तो स्टोर्ड क्लासिफिकेशन हो जाती है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो सिस्टम क्या करता है, क्लासीफाई नहीं करता है न्यू इंस्टेंस को। ये इसका बेसिक फंडा होता है। कैंडिडेट एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है, कैंडिडेट एलिमिनेशन उन्हीं नए इंस्टेंसेस को क्लासीफाई करता है जब सारे मेंबर्स करंट वर्जन स्पेस के अंदर एग्री कर देते हैं क्लासिफिकेशन को। ये होता है इसका बेसिक फंडा। अदरवाइज क्लासिफिकेशन डज नॉट ऑकर्स, मीन्स न्यू इंस्टेंसेस आर क्लासिफाइड ओनली व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ करंट वर्जन स्पेस एग्रीज टू द क्लासिफिकेशन। मीन्स नए इंस्टेंसेस तभी होंगे, ये क्लासीफाई तभी होंगे जब सारे मेंबर्स करंट वर्जन स्पेस के एग्री करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए। यही इसका बेसिक फंडा होता है। दूसरा हाइपोथेसिस होता है फाइंड एस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम सबसे स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल से कंसिस्टेंट होती है। मीन्स इन दिस वी फाइंड द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस कंसिस्टेंट विद ट्रेनिंग एग्जाम्पल। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस हाइपोथेसिस की मदद से हम जितने भी बाकी सारे सब्सिक्वेंट इंस्टेंसेस आते हैं ना उनको क्लासीफाई करते हैं। ये होता है फाइंड एस के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा रोड लर्नर, कैंडिडेट एलिमिनेशन, फाइंड एस। क्योंकि रिवीजन के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हाँ क्या क्या हो रहा होता है। कहते हैं इश्यूज रिलेटेड टू डिसीजन ट्री। 4 इश्यूज रिलेटेड होते हैं डिसीजन ट्री से। सबसे पहला मिसिंग डेटा, दूसरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, तीसरा है कंटिन्यूस एंड इंटीजर वैल्यूड इनपुट एट्रीब्यूट्स, चौथा है कंटिन्यूस वैल्यूड आउटपुट एट्रीब्यूट्स। रेफर कीजिएगा अपने क्वेश्चन नंबर 3.12 को अपने क्वांटम्स के अंदर से ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मिसिंग डेटा के अंदर क्या होता है, जब हमारे वैल्यूज़ अनरिकॉर्डेड हो जाते हैं या वैल्यूज़ जो हमारी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ऑब्टेन करने के लिए, तो 2 प्रॉब्लम अराइज होती है। सबसे पहले क्या करती है कि सबसे पहली प्रॉब्लम अराइज होती है कि कैसे हम मिसिंग डेटा को क्लासीफाई करें हमारे टेस्ट एट्रीब्यूट से, और फिर कैसे हम मॉडिफाई करें इंफॉर्मेशन को व्हेन एग्जाम्पल्स हैव अननोन वैल्यूज़ फॉर द एट्रीब्यूट। ये इसके साथ मिसिंग डेटा के साथ बेसिकली प्रॉब्लम्स अराइजेज होती हैं। बात करते हैं इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग की। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग को हम मेमोरी बेस्ड लर्निंग या लेसी लर्निंग भी बोलते हैं। इट इज़ ए टेक्निक फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन विच प्रोड्यूस ए क्लास लेबल और प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द क्यू टू द नियरेस्ट नेबर इन डेटा सेट। ये नियरेस्ट नेबर इन डेटा सेट की क्वेरी को यूज़ करके क्लास लेवल या प्रेडिक्शन देती है। ठीक है, हर टाइम जब एक न्यू क्वेरी एनकाउंटर होती है ना, सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले ये जो हमारा स्टोर डेटा है ना उसको चेक करती है, एग्जामिन करती है, उसके बाद असाइन करती है जो वैल्यू को हमारे नए इंस्टेंस के ऊपर। बहुत सारे इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, सब उनमें से 2 मेन है, KNN के नियरेस्ट नेबर, और दूसरा है केस बेस्ड रीजनिंग। KNN हम इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ऑफ इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के क्या है, ये काफ़ी इफिशिएंट होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, लर्निंग इसकी ट्रिवियल होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, इसके लिए डेटा जो है हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट या स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और कंप्यूटेशन कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग के। 3 फंक्शन बेसिकली हम होते हैं। सिमिलरिटी फंक्शन होता है, एक सिमिलरिटी फंक्शन होता है, सिमिलरिटी फंक्शन, एक होता है क्लासिफिकेशन फंक्शन, और एक होता है कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन अपडेटर। ये आप अपनी क्वांटम की 3.16 से रेफर कर लीजिएगा, 3.16 से प्लीज़ रेफर करिएगा। अब कौन कौन सी परफॉर्मेंस डायमेंशंस यूज होती हैं हमारे इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के, वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जनरलिटी, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा लर्निंग रेट,
चौथा है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और पांचवा स्टोरेज। जनरलिटी क्या होती है? ये वो क्लास ऑफ कंसेप्ट होते हैं जो रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब करते हैं हमारे एल्गोरिदम की। एक्यूरेसी मतलब ये एक्यूरेसी ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है। लर्निंग रेट मतलब कि कितनी स्पीड से हमारा जो क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो रही है ट्रेनिंग के दौरान, ये लर्निंग रेट को डिस्क्राइब। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट मतलब कि क्लासिफिकेशन कॉस्ट कितनी आ रही है, ये उसको डिफाइन करता है। स्टोरेज मतलब है कितनी स्टोरेज हमारे लिए रिक्वायरमेंट हो रही है टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो भी एक परफॉर्मेंस डायमेंशन होती है हमारी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के लिए। तो इसी के साथ हमारे यूनिट 3 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके लिए मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।